नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। एएमसीए के लिए डीआरडीओ के द्वारा बनाया जाने वाला लो ट्रैक स्टील्थी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को अब प्राइवेट कंपनियां मिलकर बनाएंगी। जनरल एटॉमिक्स ने 30 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट किया, जिसका मतलब है कि डील पूरी तरह से फाइनल है। चाइना ने प्रदर्शित किया अपना J-60 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, लेकिन भारत का Su-30 इससे पीछे है। आईएनएस विक्रांत का दूसरे चरण का सी ट्रायल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होगा और तीसरे फेज का ट्रायल 2021 दिसंबर में होगा। दिसंबर में देखने को मिलेगी बाइडेन की नीति। S-400 की पहली यूनिट भारत पहुंच रही है। गोवा शिपयार्ड ने 5 में से चौथी ऑफशोर पेट्रोल वेसल को इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा। प्रोजेक्ट वेदा के तहत भारत मिलिट्री सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा चीन का सैन्य शहर अक्साई चीन में ड्रैगन ने बनाए मिलिट्री कैंप। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वॉरियर P-75I परियोजना के तहत रशिया के चीफ साइंटिस्ट ने बताया कि अगर वो टेंडर जीत जाते हैं P-75I का, तो उसके तहत वो भारत को जो गैर रूसी परमाणु पनडुब्बियां हैं, यानी कि नॉन न्यूक्लियर रशियन सबमरीन्स है, उसमें वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो हथियार है, इसके साथ साथ कई तरीके की नई टेक्नोलॉजी को लगाकर भारत को देगा। इसके अलावा रशिया के साइंटिस्ट ने बताया कि भारत को दी जाने वाली नॉन न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के नेविगेशन और पेरिस्कोप सिस्टम से लैस होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी प्रणालियों को काफी उन्नत किया गया है। उदाहरण के लिए पेरिस्कोप सिस्टम एक अप टू डेट थर्मल इमेजर, एक लेजर रेंज फाइंडर और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम से लैस है। इसके अलावा सिस्टम की ऑपरेशनल क्षमताओं में नया रूप भी देखने को मिलेगा। हाल ही में जून के महीने में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय शिपयार्ड में 6 नई पीढ़ी के डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक विदेशी भागीदार को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोली को भी मंजूरी दी, जिसमें कि दक्षिण कोरिया की देबू शिपयार्ड है। लेकिन दोस्तों, अब P-75I का मामला एक बार फिर से बदल सकता है, क्योंकि रशिया इन पनडुब्बियों में जो कि भारत के साथ मिलकर बनाएगा, उसमें रशिया के स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स को दे रहा है। खास करके इसमें नेविगेशन और पेरिस्कोपिक सिस्टम लगा होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें रशिया को इस टेंडर में शामिल करना चाहिए? क्योंकि अभी तक केवल देबू शिपयार्ड जो कि दक्षिण कोरिया की है, वो नंबर 1 कंटेंडर बनी हुई है। दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि डीआरडीओ की इंस्ट्रूमेंट एंड रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने लो ट्रैक स्टील्थी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी कि EOTS को एएमसीए पर लगाने के लिए विकसित करना शुरू किया है। लेकिन नई रिपोर्ट में यह बात पता चली है कि डीआरडीओ अब इस प्रणाली को विकसित करने के लिए 2 प्राइवेट सेक्टर स्टार्टअप कंपनी से बात कर रहा है, जिसमें हैदराबाद की मोशन डायनेमिक्स और बैंगलोर बेस्ड बेनेग है, जो कि 2 प्रोटोटाइप्स यूनिट बनाएंगी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की, जिसमें कि वे टेस्टिंग, वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन भी करेंगी। और इन दोनों कंपनियों को पहले एक प्रोटोटाइप को सप्लाई करना होगा अगले 12 महीनों के अंदर। एएमसीए पर लगने वाला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम एएमसीए फाइटर जेट की क्षमता को काफी बढ़ाएगा, खास करके एयर टू एयर और एयर टू सरफेस टारगेट्स के लिए। साथ ही इससे पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी और वो अपने मन के हिसाब से अपने टारगेट की पहचान कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको कल के अपडेट में भी बताया था कि जब तक डीआरडीओ इसके लिए प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं करेगी, तब तक ये तय समय पर नहीं बनेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है, इसे एएमसीए MK2 पर लगाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर इस प्रोसेस से यानी कि प्राइवेट फर्म्स की भागीदारी से इस पर काम किया जाता है, तो तेजी से इस पर काम बढ़ेगा और केवल एएमसीए MK2 पर ही नहीं, बल्कि एएमसीए पर भी, और इसके अलावा तेजस Mark II और बाकी अन्य जो भी हमारे फाइटर जेट्स हैं, उनमें भी हम इस प्रणाली को लगा सकते हैं। दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स ने कहा कि उसने भारत के साथ 30 MQ-9B ड्रोन्स के लिए एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, जिसका मतलब साफ है कि भारत ने 22,000 करोड़ रुपए की डील को फाइनल कर लिया है, जिसमें कि तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन्स दिए जाएंगे। और इन ड्रोन्स का जो एंड्योरेंस टाइम है वो 48 घंटे का है और 9,600 किलोमीटर की रेंज के साथ ये अपने साथ मैक्सिमम पेलोड 2,000 किलोग्राम का ले जा सकते हैं। चाइना ने J-60 फाइटर जेट को दुनिया के सामने दिखाया है। यह उनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, जिसमें कि 4 जैमिंग पॉड्स इसके विंग के नीचे हैं। इसके अलावा 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल्स इसके बेली में हैं और 12 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पॉट्स इसके विंग टिप्स पर हैं। यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने की क्षमता रखता है और ये दुश्मन के स्ट्राइक फाइटर्स और उनके रडार मिसाइल सिस्टम और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम को भी तबाह कर सकता है। हालांकि भारत ने भी अपने Su-30 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट में बदलना शुरू कर लिया है, लेकिन अभी भी सुखोई 30 के जो आंतरिक वायरिंग है यानी कि इंटरनल वायरिंग है, जिसमें कि एक बड़ा एक्सिलरी पावर यूनिट और जो अन्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस हैं, जो कि इस फाइटर जेट के अलग अलग पॉड्स और रडार को पावर देंगे, इस पर काम नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत के पास इस तरीके की खुद की तकनीक नहीं है।
आईएनएस विक्रांत के दूसरे चरण के सी ट्रायल्स को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में किया जाएगा और इसका जो तीसरे फेज का जो सी ट्रायल है वो दिसंबर 2021 में किया जाएगा। अगस्त 2022 में इसे आधिकारिक तौर पर इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। आईएनएस विक्रांत के एविएशन कॉम्प्लेक्स पर काम चल रहा है, जिसमें कि भारतीय टीम रशिया की टीम के साथ मिलकर काम कर रही है और आईएनएस विक्रांत के इंडियन नेवी में कमीशन होने के बाद इसके एविएशन ट्रायल मिग 29 के से ही किए जाएंगे। दोस्तों, दिसंबर तक भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बाइडेन की जो नीति है, यानी कि अमेरिका की नीति है, वो क्या असर दिखाती है और ये असर अब हमको दिसंबर से देखने को मिल सकता है, जब भारत के पास पहला S-400 यूनिट आ जाएंगी। हालांकि इस बात की संभावना पूरी है कि भारत पर अमेरिका सेंक्शन लगा सकता है, जैसे कि उसने टर्की और चाइना पर सेंक्शन लगा रखा है, वो भी कार्सा के तहत। और हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा भी था कि रशिया के डिफेंस सिस्टम को खरीदना प्रतिबंधों के दायरे में आता है। बहुत कुछ निर्भर करता है दोस्तों, और अब भारत फैसला तो ले चुका है, अब पीछे हटेगा भी नहीं और अमेरिका को ये भी लग रहा है कि बहुत सारे हथियार अब भारत अमेरिका से ले रहा है। ऐसे में अमेरिकी सरकार के अंदर भी कई तरीके की बातें सामने आई है। अमेरिकी सरकार में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत के लिए S-400 सिस्टम बहुत जरूरी है, जिस तरीके से उसको एक थ्रेट बना हुआ है चाइना से खास करके। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को नाराज करना उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर वो सेंक्शन लगाता तो भारत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बंद कर सकता है अमेरिका के साथ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमें भी होगा और नुकसान अमेरिका का भी होगा। गोवा शिपयार्ड ने 5 में से चौथी ऑफशोर पेट्रोल वेसल को इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया है। 105 मीटर की ये वेसल 70% स्वदेशी सामग्री से बनी हुई है। 5वीं ऑफशोर पेट्रोल वेसल को दिसंबर 2021 तक इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हैवी अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं वो आमतौर पर सेना के लिए बनाए जाते हैं और ऐसे में दुश्मन की ताकतें इन्हें आसानी से नीचे गिरा सकती है। हालांकि भारत ने A-SAT का परीक्षण करके अपने आप को यहाँ पर साबित कर दिया कि वो दुश्मन को अंधा बना सकता है अंतरिक्ष में, और जिससे कि उसके सारे कम्युनिकेशंस और जितने भी नेविगेशन सिस्टम है वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि मिलिट्री सैटेलाइट्स को अलग से लॉन्च किया जाना, और DRDO ने प्रोजेक्ट वेदा के तहत मोबाइल बैटलफील्ड रेडी मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तौर पर इस पर काम करना शुरू किया है, जिसका इस्तेमाल छोटे सैटेलाइट्स और कम वजन वाले सैटेलाइट्स के एक समूह को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है, जो कि सैन्य संबंधी मिशनों के लिए बनाए जाएंगे। और ये छोटे मिलिट्री सैटेलाइट्स मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस करने में काफी फायदेमंद होते हैं, और साथ ही ये मिलिट्री सैटेलाइट्स सर्विलांसिंग में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिलिट्री सैटेलाइट्स पर हमेशा दुश्मनों की निगाह रहती है, और ऐसे में अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स को बचाने के लिए भारत ने A-SAT को भी विकसित किया है, यानी कि एंटी सैटेलाइट वेपन को विकसित किया है। अभी भी भारत के पास वो क्षमता नहीं है कि अगर कोई सैटेलाइट हमारा अंतरिक्ष में दुश्मन के द्वारा गिरा दिया जाता है तो फिर से उसे लॉन्च करने की क्षमता हमारे पास तत्कालीन नहीं है, यानी कि इसके लिए हमें फिर इसरो के पास जाना पड़ेगा और इसरो फिर टाइम लगाएगा, उस हिसाब से तैयारी करेगा। इसीलिए प्रोजेक्ट वेदा के तहत फिलहाल छोटे सैटेलाइट्स को कहीं से भी मोबाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है और तत्कालीन आवश्यकता के हिसाब से उस कमी को पूरा किया जा सकता है जो कि दुश्मन की वजह से हुई है, और भारत इमरजेंसी में अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च भी करेगा और किसी भी जगह से उसको लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट वेदा के तहत मोबाइल से लॉन्च किए जाने वाले सैटेलाइट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमें किसी भी तरीके के मिलिट्री सैटेलाइट जो कि छोटे सैटेलाइट्स होंगे उसके लिए इसरो पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, और ना ही हमें उनके रॉकेट लॉन्चर्स की जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से ये नागरिक संगठन से पूरी तरह से अलग हो जाएगा। दोस्तों, चाइना बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों का भी दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड इलाकों में चीनी सेना ने अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है, जो कि भारत के लिए एक चिंता की बात है। सेना प्रमुख की यह चिंता बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि विस्तारवादी चीन की नजर हर वक्त अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर रहती है, जैसे कि उसने अभी भारत के साथ ही नहीं बल्कि नेपाल के साथ भी ऐसा करना शुरू कर दिया। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन अपने कब्जे वाले भारतीय इलाके में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में अक्साई चीन इलाके में चीन के निर्माण को चिन्हित किया गया है। चीन ने सीमा के पास सेना के कैंप बनाए। समय समय पर रिपोर्ट्स दावा करती आई हैं कि इनमें से कई कैंप परमानेंट है, जो कि कंक्रीट से बनाए गए हैं, जहां PLA के जवान मौजूद है। इसके अलावा चीन ने ऐसे शेल्टर्स भी बनाए हैं जो कि मौसम की विषम परिस्थितियों में भी आसानी से टिके रह सकते हैं। इसमें गलवान घाटी भी शामिल है, जो पिछले साल दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बनी थी, यानी कि चीन ने एक सैन्य शहर बसा दिया है जिस पर उसका अवैध कब्जा है। चीन का कब्जा पूर्वी लद्दाख तक सीमित नहीं है, धीरे धीरे वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर भी गांव बसाने और सड़क निर्माण जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। दोस्तों, ये बात तो अब क्लियर हो गई है कि चाइना को बिना धमकाए या फिर लड़े काम नहीं बनने वाला, क्योंकि वक्त आ गया है। जिस तरीके से ये धौंस दिखा रहा है सीमा पर, जिस तरीके से ये अपनी पावर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी तरीके से
भारत भी अब करने लगा है। और K9 वज्र, इसके अलावा M777, इसके अलावा रॉकेट फोर्स जो बनने जा रही है, ये सारी चीजें चीन को ही ध्यान में रखकर की जा रही हैं। इसरो का ये साल काफी बेकार रहा, लेकिन अब 2021 की अंतिम तिहाई में 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की उम्मीद इसरो कर रहा है, जिसमें कि EOS-4, राइसेट 1A और EOS-6 ओशियनसैट 3 हैं, जिन्हें इसरो PSLV के द्वारा लॉन्च करेगा। इसके अलावा तीसरा जो कि EOS-2 माइक्रोसैट है, इसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV से लॉन्च किया जाएगा और ये अपनी क्लास में एक नया लॉन्च व्हीकल बनने जा रहा है। इसरो ने SSLV के पेलोड फेयरिंग यानी कि SPLF फंक्शनल क्वालिफिकेशन टेस्ट को पूरा कर लिया है और इसकी कुछ टेस्टिंग एक्टिविटीज अभी और बाकी है। कहा जा रहा है कि EOS-4 को सितंबर में लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसरो की एक रिव्यू कमेटी ने इसके लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया। इसरो के अध्यक्ष के सिवन जी ने बताया कि योजना इस साल के अंत तक उन लॉन्च को हासिल करने की है, क्योंकि इसरो अब अपने खुद के TR मॉड्यूल, TWTA और सर्कुलेटर्स को खुद से डेवलप करेगा, ताकि ये जो पार्ट विदेशों से खरीदे जाते हैं इन पर निर्भरता हमारी कम से कम हो सके। और हम अपने इस तरीके के जो सिस्टम्स हैं उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की तकनीकी जो समस्या आती है उसे रिजॉल्व किया जा सके। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।